बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज हमारा लेक्चर टॉपिक है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और इसके कुछ पॉइंट्स हम आज कवर कर लेंगे, देन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आयोनाइजेशन के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि आयंस के बनने के प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन वर्ड जैसे ज़ाहिर है, उसका फर्स्ट वर्ड जो है आयंस को ज़ाहिर कर रहे हैं, और अगर TION किसी भी वर्ड के साथ लगा हो तो वो प्रोसेस को ज़ाहिर करता है। तो आयोनाइजेशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ आयन फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन, या फिर हम कहेंगे आयोनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एटम और अ मॉलिक्यूल एक्वायर्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ये तो बोला कि आयंस के बनने के प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं, लेकिन ये आयंस खुद क्या चीज़ है, पहले हमें ये जानना होता है कि आयंस खुद क्या चीज़ है। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी ये बात, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाती हूँ, फिर हम उसे आज वाले टॉपिक से रिलेट करते हैं। आयंस किसी भी एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज आ जाता है तो वो आयंस में तब्दील हो जाता है। एनी चार्ज एटम इज़ कॉल्ड आयन। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है देन इट इज़ कॉल्ड कैटाइन, और अगर उसने नेगेटिव चार्ज लिया है देन दिस इज़ नॉन एज अ एनाइन। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एटम के बारे में ही बताया था, ठीक है। हमने बोला एटम पर कोई चार्ज आ जाता है तो वो आयन कहलाता है। अगर पॉजिटिव जो है चार्ज आया है देन इट इज़ नॉन एज अ कैटाइन, अगर नेगेटिव आया है तो हम उसे एनाइन कहेंगे। लेकिन एटम खुद क्या चीज़ है, मैंने बताया था आपको एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जिसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होने की वजह से उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल नेचर रख रहा होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एटम से निकल के किसी और एटम मुंतकिल हो जाए, या इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे उसके में जाने की वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटाइन आयन में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है देन उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम एनाइन आयन कहते हैं। यहाँ पे देखें हाउ डिड इट बिकम एन आयन। ओके, एक आयन जो है वो कैसे और क्यों बनता है। मेटल बिकम एंड metal atoms and non-metal atoms go in opposite direction when they ionize. Metal atoms lose the electrons or electrons in their highest energy level and become positively charged ion. अगर मेटल एटम्स हैं वो उनमें ये उनकी ये नेचर होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि नॉन मेटल एटम्स गेन एन इलेक्ट्रॉन और electrons from another atom to become negatively charged. नॉन मेटल एटम्स की ये खसूसियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को किसी से भी ले लेते हैं। मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की सलाहियत रखती है, लूज़ द इलेक्ट्रॉन, या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जबकि नॉन मेटल एटम्स किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की खसूसियत रखते हैं और इसी वजह से उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ एटम बिकम एन आयन इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर देखिए मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर की प्रॉपर्टीज़ शो कर रही हैं कि एक ने इलेक्ट्रॉन जो है किसी से लिया है, जबकि मेटल जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देती हैं, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तब्दील हो जाती हैं, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक, सिंपली हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूल्स एक्वायर्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग एंड लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटम और मॉलिक्यूल्स या तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज
ले लेते हैं। किस तरह लेते हैं, या तो वो गेन करते हैं या लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसकी वजह से उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हम इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कवर हो गया था। आपको अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को दोबारा से सुनिएगा, आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि एटम का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, देन बताया था कि किस तरह ये आइंस में तब्दील होते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मीन्स कि वाटर में के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें उसमें मौजूद जो एटम्स हैं वो किस तरह आइंस में तब्दील होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आप तस्वीर में देखें, वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर को अगर हम वैसे लिखते हैं तो H2O लिखते हैं, फार्मूला इसका H2O होता है। H2O का मतलब है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है और पानी का 1 मॉलिक्यूल बनता है इन दोनों के मिलने से। आयोनाइजेशन में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, H2O। अब इसमें से 1 हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और 1 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और दोनों के टूट जाने से, ये दोनों का अलग हो जाने से ये आइंस में तब्दील हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन डिसोसिएशन द वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 1 हाइड्रोक्सिल आयन एंड 1 हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोक्सिल आयन दर हकीकत अल्कलाइन नेचर की तरफ जाता है, जबकि हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिडिक नेचर की तरफ जाता है। आप यहाँ पे इस प्रोसेस को देखिए, हमारे पास ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल है H2O, यहाँ पे ये H2O लिखा हुआ है जो जाहिर कर रहा है वाटर के में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है जो कि रेड कलर से दिखाया गया है। आयोनाइजेशन का प्रोसेस जब इस पे आयंस होगा, जब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्लिंग करेंगे, उसके नतीजे में 1 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन आयन आपस में मिलकर हाइड्रोक्सिल आयन बना लेंगे। बाकी रह जाता है इसके पास 1 आयन, वो आयन बिल्कुल अलहदा हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है और हाइड्रोक्सिल आयन जो है अल्कलाइन नेचर का होता है और इसी पूरे प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। अब वाटर की कंडक्टिविटी, यह हम कह सकते हैं उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल सिटी को कंडक्ट करने की पावर है, वो डिपेंड कर रही होती है इन्हीं आयंस की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर वाटर जो है कि आयंस ज़्यादा बने हैं, देन वो लाइट को अच्छी तरह कंडक्ट कर सकता है। अगर प्योर वाटर है या फिर इस तरह का वाटर है जिसमें आयंस की कंसंट्रेशन कम है या आयंस ज़्यादा नहीं बने हैं, वाटर मॉलिक्यूल से आयंस में जो चेंज होने की पावर है वो इतनी नहीं है, देन उसमें से जो लाइट की कंडक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो डिपेंड कर रहा है आयन फॉर्मेशन पे। इसी तरह किसी भी चीज़ में, वाटर नहीं किसी भी चीज़ में, अगर आयंस की फॉर्मेशन प्रॉपर है, ज़्यादा आयंस बन रहा है, तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी से गुजर सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बड़ा अच्छा सा कंडक्ट कर सकता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में वो के तौर पे वो काम कर रहा होता है। लेकिन अगर यही जो है फिनोमिना देखने में आता है, इसके ऑपोजिट के आयंस जो है प्रॉपर नहीं बने हुए हैं या फिर आयंस की जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा नहीं, तो लाइट की कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। इम्पोर्टेंस ऑफ आयोनाइजेशन, इम्पोर्टेंस क्या है आयोनाइजेशन की, बिलखुसूस फार्मेसी में क्या है। मैनी ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत से जो ड्रग्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सब्सटेंस जो कि जब डिसॉल्व किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में या वाटर के अंदर अमूमन, तो वो अपने आयंस में तब्दील हो जाता है, और जो आयंस में तब्दील हो जाता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर से करंट को पास करवा सकती है, और करंट को पास करने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सॉल्यूशन दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर कोहेजन टू ऑकर। यहाँ पे हमने आपकी बुक के अंदर जैसे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द सब्सटेंस विच इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी
पास हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन उसके लिए भी फिनोमिना हमें आयंस का बनने का, आयंस उसमें लाजमी होने चाहिए, उसी वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तमाम का तमाम जितने भी सॉल्यूशन होता है या जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो आइंस में तब्दील हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू आइंस। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट ब्रेक इनटू इट्स आइन कम्प्लीटली नहीं होते, 100% आइंस में तब्दील नहीं होते, लेकिन कुछ अमाउंट आइंस की बनती है, इसलिए हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नन इलेक्ट्रोलाइट। नन इलेक्ट्रोलाइट में ये था कि द सब्सटेंस which in liquid or aqueous solution does not conduct electricity is called non, क्योंकि उसके अंदर आइंस की कंसंट्रेशन होती नहीं है, आइंस में वो चीज़ डिवाइड ही नहीं होती है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक मैंने इलेक्ट्रोलाइट के आपको रिवाइज करवाया दोबारा से। तो मैनी ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सी ड्रग्स जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब उसमें जो आइंस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तमाम के तमाम एटम्स जो हैं उसके आइंस में तब्दील नहीं हुए होते, लेकिन कुछ अमाउंट होती है उसमें आइंस की। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हैव फिजियोलॉजिकली इम्प्लीकेशन। अब ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हम मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं फार्मेसी के अंदर, क्योंकि ये कुछ फिजियोलॉजिकली फिनोमिनाज हैं ड्रग के, उस पर इफ़ेक्ट करती है। इफ़ेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग्स। जब ड्रग आपकी बॉडी में होती है तो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर किस तरह एब्जॉर्ब हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है और एक्सक्रेट हो रही है ड्रग वापस आपकी बॉडी से, ये तमाम के तमाम डिपेंड कर रहा है आयोनाइजेशन प्रोसेस पर कि वो किस तरह की नेचर की है, आयोनाइज्ड कितने % हो रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में शामिल है या नहीं। आयोनाइजेशन का प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकली पैरामीटर्स जो होते हैं ड्रग के, उन पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। Then generally ionized form are more water soluble and unionized form are more lipid soluble। अमूमन क्या होता है, ड्रग जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, जिसमें आयन्स होते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में जो होती है वो ज़्यादा वाटर सोलेबल होती है, और जबकि अनआयोनाइज्ड फॉर्म लिपिड सोलेबल होती है, लिपिड्स में ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकती है वो। जबकि पीएच ऑफ एनवायरनमेंट डिटरमाइन रेशियो ऑफ आयोनाइज्ड। अब ये जो रेशो है कि कितनी जो ड्रग है वो आयोनाइज्ड है और कितनी जो है ड्रग नॉन आयोनाइज्ड है, ये डिटरमाइन करते हैं हम पीएच के थ्रू। पीएच के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पीएच ही आ रहा है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनआयोनाइज्ड फॉर्म कितनी है और आयोनाइज्ड फॉर्म की रेशो क्या है, ये पीएच से हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अ स्मॉल चेंज इन पीएच कैन रिजल्ट अ बिग चेंज इन रेशो। अमूमन थोड़ी सी भी अगर पीएच चेंज होती है तो इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाती है। अफेक्टेड स्टेबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट एंड स्टेबिलिटी, ये भी पैरामीटर्स हैं एक ड्रग के स्टेबिलिटी एंड डिसोल्यूशन एंड स्टेबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट करती है। अब हम समझते हैं कि आयंस्ड, जो हमने पढ़ा था ना कि आयोनाइज्ड जो ड्रग हैं, आयोनाइजेशन है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग पे इफ़ेक्ट करती है। साथ के साथ हमने ऊपर ये भी पढ़ा है कि जो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो वाटर में ज़्यादा हल पजीर होती है, जबकि अनआयोनाइज्ड जो है वो लिपिड में। यहाँ बॉक्स में आप देखिए, ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है लिपिड सोलेबल नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं, जब सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की सूरत में होगा और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, देन वो लिपिड सोलेबल है। हाइड्रोफिलिक, जो कि पानी के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकते हैं, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए सोडियम पे चार्ज आ गया, क्लोरीन पे चार्ज आ गया, ये आपस में आइंस में तब्दील हो गए, आपस में एक दूसरे से टूट गया सोडियम क्लोराइड और सोडियम एंड क्लोरीन में चेंज हो गए। इतना आपको क्लियर हो गया कि नॉन आयोनाइज्ड जो है वो लिपिड सोलेबल होती हैं और आयोनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं वो वाटर सोलेबल होती हैं। अब ये इफ़ेक्ट कैसे करती हैं एब्जॉर्प्शन पे, अब माइंड में रखिएगा कि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो है, जिनमें आयंस की कंसंट्रेशन नहीं है, वो लिपिड में सोलेबल हैं, और वाटर सोलेबल जो हैं वो हैं आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे देखें एब्जॉर्प्शन पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। द मोर लिपिड सोलेबल ऑफ ड्रग्स मोर एब्जॉर्प्शन। लिपिड सोलेबल ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है और वाटर सोलेबल की कम होती है एब्जॉर्प्शन। क्यों होती है?
लिपिड सोलेबल की ज़्यादा, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लिपिड से बना हुआ होता है, और इसी वजह से लिपिड सोलेबल ड्रग्स जो हैं वो इजीली सेल के अंदर मूव कर सकती हैं, आपके टिश्यूज़ में जाती हैं, वहाँ से आपके सेल में जाती हैं, इजीली मूव कर सकती हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर सोलेबल। इसी तरह हम दूसरे पैरामीटर्स को भी देखते हैं, ट्रांसपोर्ट को, एक्सक्रेशन को, इन तमाम पैरामीटर्स को हम देखते हैं आयोनाइजेशन की बेस के ऊपर, और कि जो ड्रग है वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है या आयोनाइज्ड फॉर्म में, या उसके आयंस बनाने की रेशो कितनी है। फिर इफ़ेक्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग कैसे होगी। वीक एसिडिक ड्रग्स, वीक एसिडिक ड्रग हैं तो बेस्ट एब्जॉर्ब होंगे इन स्टमक। अगर उनकी नेचर वीक एसिडिक है तो वो एब्जॉर्ब होंगी स्टमक में। In acidic medium of stomach, drug exists in non-ionized form that is lipid soluble and easily absorbed. हमारे स्टमक में मौजूद होता है एसिड HCl, जो कि आपके स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देता है, क्योंकि उसमें तेज़ाब होता है। HCl तेज़ाबी नेचर का होता है HCl हमारे स्टमक में, और इसकी वजह से उसका जो इन्वायरमेंट है वो तेज़ाबी होता है, स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वीक एसिडिक ड्रग्स हम लेते हैं और वो हमारे स्टमक में जाती है, वहाँ पे ऑलरेडी जो है एसिड मौजूद है, तो वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, और क्योंकि नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म लिपिड्स अवेलेबल होते हैं तो इजीली वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। जबकि वीक बेसिक ड्रग्स अगर हम देखें तो बेस्ट एब्जॉर्ब होती हैं इन इंटेस्टाइन। क्यों होती हैं? द बेसिक मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट रखता है, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन जो हैं हमारी वो बेसिक इन्वायरमेंट रखती हैं। इन बेसिक मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन ड्रग एग्जिस्ट्स इन नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म डेट इज़ लिपिड सोलेबल एंड इजीली एब्जॉर्ब। ऊपर जो है वीक एसिडिक ड्रग्स की बात हुई थी। वीक एसिडिक ड्रग्स देखें स्टमक में जब जाती हैं तो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म जो वो लिपिड सोलेबल होती हैं, इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकती हैं। जबकि वीक बेसिक ड्रग्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में अच्छी एब्जॉर्ब होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट बेसिक होता है और वहाँ पे जाके वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं, जिसकी वजह से वो रैपिड सोलेबल भी ज़्यादा होती हैं और ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब आपको पता चला कि एस्प्रिन जो है वो स्टमक में जाके क्यों एब्जॉर्ब होती है। बेस्ट एब्जॉर्ब वो स्टमक में जाके होती है क्योंकि एस्प्रिन जो है वो एसिडिक नेचर की है। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था ना एस्प्रिन में, तो एसिडिक नेचर की है, इसी वजह से वो स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। अगर हम फिल्म कोटेड लेते हैं, इंटेरिक कोटेड अगर हम एस्प्रिन लेते हैं, लूप्रीन जिस तरह नाम से आ रही होती है, तो उसके इर्द गिर्द इंटेरिक कोट होता है जो कि उसे स्टमक में डिज़ोल्व होने नहीं देता, फिर वो इंटेस्टाइन में जाके डिज़ोल्व होती है। हाँ, इंटेरिक कोटेड जो है वो इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होती है एस्प्रिन, लेकिन अगर वो इंटेरिक कोटेड नहीं है, विदाउट इंटेरिक कोटेड है, देन वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी। तो ये सारे फिनोमिनाज हम देख रहे होते हैं और इसीलिए हमें आयोनाइजेशन के बारे में समझना और आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है लिपिड सोलेबल नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफिलिक आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। द मोर लिपिड सोलेबल ऑफ ड्रग्स मोर एब्जॉर्प्शन, द मोर वाटर सोलेबल ड्रग लेस एब्जॉर्प्शन। वाटर सोलेबल ड्रग्स की लेस एब्जॉर्प्शन होती है, जबकि लिपिड सोलेबल ड्रग्स की मोर एब्जॉर्प्शन होती है। मैंने बता दिया क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल्स के इर्द गिर्द होती है, जिसके अंदर हाई कंटेंट्स होता है लिपिड का, और वही इसके एब्जॉर्प्शन में मदद दे रही होती है। इफ़ेक्ट ऑफ आयोनाइजेशन, अब किस तरह आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं, कुछ मैंने ये जिस तरह मैंने मेमोराइज किया था, मैंने वही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखाई हैं कि अनआयोनाइज्ड ड्रग में मेक लिपिड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी और एक्सक्रीशन डिक्रीज़ हो जाएगी। आयोनाइज्ड ड्रग में क्या होता है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि आयोनाइज्ड ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं, मिमिक टू वाटर
एंड डिक्रीज़ हो जाएगी एब्जॉर्प्शन और इंक्रीज़ हो जाती है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के अल्टरनेट चल रही हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है तो एक्सक्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, एंड जब एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हुई है तो एक्सक्रेशन इंक्रीज़ हो गई है इस जगह पर। तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो लिपिड सोल्यूबल हैं वो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देंगी क्योंकि ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होंगी और लिपिड सोल्यूबल हैं, लेकिन इनकी एक्सक्रीशन डिक्रीज़ होती है। और आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर वाटर जो हाइड्रोफिलिक नेचर की हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ है एंड एक्सक्रेशन इंक्रीज़ हुई है। अब इसी के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है किसी भी मेडिसिन का, या उस पर कोटिंग्स की जाती हैं, या अकॉर्डिंग टू डिमांड पेशेंट उसको जो है फॉर्मुलेट किया जाता है। एसिडिक ड्रग्स जो होती है, एसिडिक ड्रग्स इन बेसिक सोल्यूशन, उनकी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। अगर उसकी एक्सक्रीशन बढ़ानी है तो आपको बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एसिडिक ड्रग है, उसे बेसिक इन्वायरमेंट मिलेगा, देन उसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगी। इस तरह बेसिक ड्रग्स है, अगर उसे एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा देन उसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी एंड एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। एसिडिक ड्रग इन एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, एक्सक्रीशन उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, जबकि बेसिक ड्रग्स इन बेसिक सोल्यूशन एक्सक्रीशन उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ये थोड़े से फिनोमिनाज होते हैं जिसको देखते हैं अमूमन। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपकी बुक में नहीं है इसका जिक्र इतना डिटेल में, लेकिन मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये जहाँ पे शेयर किया, जहाँ पे भी स्टार्स लगा हुआ है वहाँ आप जान जाइएगा कि ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सब कुछ ड्रा किया है। आप चाहें तो मेरे लेक्चर नोटबुक पर लिख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में ईजिली समझ में आ जाए। व्हाट इज़ एन एसिड? हमने आयनाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ एन एसिड। एक एसिड क्या है? अमूमन क्या होता है, हम कह रहे होते हैं ये चीज़ तेज़ाबी नेचर की है, ये चीज़ बेसिक नेचर की है, असासी नेचर की है, या हम कहते हैं कि अब हम अपने स्टमक का ही ले लेते हैं, हम स्टमक में अमूमन कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी क्यों हो रही होती है? क्योंकि हमारे स्टमक का एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया होता है, या तो जिसकी वजह से हमें इरिटेशन का एहसास होता है स्टमक में, क्योंकि नेचुरली तो हमारी बॉडी के स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता रहता है, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से ज़्यादा रिलीज़ हो गया, या फिर हमारे स्टमक की दीवारें जो हैं, उनकी जो वॉल्स हैं, स्टमक वॉल्स, वो किसी वजह से डैमेज हैं और वो जो एसिड है वो जाके उन वॉल्स को हिट कर रहा है बहुत ज़्यादा, देन हमें इरिटेशन काज हो रही होती है, हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है। ठीक है, हम वहाँ पे भी एसिड का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा हम कोई सिट्रस फ्रूट लेते हैं या फिर लेमन लेते हैं, उस वक्त हम ये कह रहे होते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है। किसी भी जब कोई भी चीज़ हमें थोड़ा सा इरिटेट करती है हमारी स्किन को, या खट्टेपन का एहसास दे रही होती है, तो हम ये कहते हैं कि ये एसिडिक नेचर है। तो एसिड हमारी लाइफ में बहुत सी जगह पे हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसिड क्या चीज़ है? एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करे या प्रोड्यूस करे, उसे हम एसिड कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब हम वाटर को आयनाइज़ करते हैं तो H आयन रिलीज़ होता है और साथ के साथ जो है HO आयन भी रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बेसिक नेचर का होता है और हाइड्रोजन आयन एसिडिक का। यहाँ पे है कि एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर, वो एसिड होगा। एन एसिड देयरफॉर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसकी pH अमूमन 7 से कम होती है। pH के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इट हैज़ अ सोर टेस्ट, मतलब ये कि ये इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। इट हैज़ अ स्टिंगिंग फीलिंग एंड इट इज़ अ कोरासिव। इट्स मीन कि जब ये अगर आपकी बॉडी पे लगता है तो आपको इरिटेशन काज करता है, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा देता है, आपकी स्किन को इरिटेशन काज करता है। देखें, अगर कोई भी इंसेक्ट हमें काट खाता है या फिर शहद की मक्खी जब हमें काट खाती है तो उस वक्त उसके जब वो काटती है हमें तो उसके डंक के अंदर एसिड होता है और वो एसिड हमें इरिटेट करता है, इन्फ्लेमेशन काज कर रहा होता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर हम उस वक्त कोई भी
अल्कलाइन या बेसिक चीज़ लगा लेते हैं तो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उसके इफ़ेक्ट को। तो इसलिए यहाँ पे एक है ना स्टिंगिंग फीलिंग, क्योंकि एक इरिटेटिंग फीलिंग होती है, एक अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, और करसी मतलब कि हमारी स्किन पे या कहीं पे भी लगता है तो उसको थोड़ा डैमेज कर रहा होता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड साल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़े थे कम्प्लीटली आइंस में तब्दील हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं, या फिर जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली ब्रोकन इनटू आइंस, उसका हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड साल्ट्स। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड्स एंड वीक बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमने पढ़ा था कि अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट ब्रेक इनटू इट्स आइंस कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली आइंस में तब्दील नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन कम्प्लीटली नहीं होते। इनके अंदर वीक एसिड एंड वीक बेस की एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सोर टेस्ट होता है, मीन इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही तीखा सा और ऐसा होता है जो कि प्लेजेंट इफ़ेक्ट नहीं दे रहा होता, बल्कि बहुत ही ज़्यादा शार्प इफ़ेक्ट दे रहा होता है। एसिड टर्न लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। एसिड में अगर लिटमस पेपर डालते हैं, लिटमस पेपर एक ऐसी चीज़ है जो कि पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही हम किसी एसिडिक या बेसिक चीज़ के अंदर उसको डालते हैं तो वो पेपर अपना रंग तब्दील कर लेता है, उसके रंग के हिसाब से हम जांचते हैं कि ये एसिडिक नेचर है या जो है अल्कलाइन नेचर है, बेसिक नेचर है। तो एसिडिक अगर चीज़ के अंदर हम लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू से रेड में तब्दील हो जाता है। न्यूट्रलाइज अब बेस, अगर बेस के साथ उसको मिला दी जाए, एसिड बेस मिल जाते हैं तो वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं और एक दूसरे को असर को ज़ाइल कर देते हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जब वो बेस के साथ मिलता है। एसिड की भी यही नेचर है, जब वो बेस के साथ मिलेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डिस एसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म एच आइन, वाटर के अंदर एच आइन रिलीज़ करता है, लो पीएच होती है इसकी। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव मॉलिक्यूल्स दैट आल डिसोसिएट इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि तमाम के तमाम वाटर में डिसोसिएट होते हैं, आइंस में तब्दील हो जाते हैं। इफ़ यू पोर HCl इनटू वाटर देयर इज़ नो HCl लेफ्ट, ऑल ऑफ द डिसोसिएट इनटू H आइन एंड क्लोरीन आइन। अगर हम किसी भी HCl जो एसिड है जो हमारे स्टमक में मौजूद है, वैसे आमतौर पर लैब्स में भी होता है, अगर हम उसे वाटर के अंदर डालेंगे तो उसमें HCl बाकी नहीं बचता, वो तमाम का तमाम टूट जाता है हाइड्रोजन आइंस में और क्लोरीन आइंस में। हाइड्रोजन में पॉजिटिव आइन होता है जबकि क्लोरीन नेगेटिव आइन होता है। विनेगर इज़ अ वीक एसिड, लेकिन जो सिरका है, जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं वो वीक एसिड होता है। सम ऑफ द मॉलिक्यूल स्टे टुगेदर व्हेन इट इज़ एडेड टू वाटर। उसे अगर पानी में हम हल करते हैं तो उसके कुछ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो है अपनी असर को बरकरार रखते हैं और कुछ जो है आइंस में तब्दील होते हैं। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रिएक्ट रेडिली विद मैटर। अमोन सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्योंकि कम्प्लीटली आइंस में तब्दील होते हैं, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर भी साबित होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा से अपने अंदर से गुजार लेते हैं क्योंकि उनके आइंस जो हैं वो कम्प्लीटली बनते हैं और ये मैटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इट कैटालाइज सर्टन रिएक्शंस मोर इफ़ेक्टिवली, इसीलिए ये कुछ रिएक्शंस को ये इसके रिएक्शंस के फिनोमिनास के को स्पीड अप भी कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे HCl, H2SO4 एंड NHO3 एग्जांपल दी गई है स्ट्रॉन्ग एसिड की। या हम कह सकते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। HCl जो है वो है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जबकि वीक एसिड्स में अगर हम कहें तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, बाकी HCl, H2SO4, HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, हम कैसे फ़र्क करें स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के अंदर। यहाँ पे ये बताया गया है कि हम किस तरह डिफरेंस करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड में। अ वीक एसिड हैज़ अ लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन एंड वीक एसिड में क्या होता है, लो कंसनट्रेशन होती है हाइड्रोजन आइन की, जैसे मैंने बताया था वो आइंस पे कम तब्दील होता है, एंड हैज़ अ हायर pH और उसकी pH ज़्यादा होती है। देन अ स्ट्रॉन्ग एसिड
ऑफ द सेम कंसनट्रेशन, उसी कंसनट्रेशन में का अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें उसकी निस्बत इसकी वीक एसिड की पीएच ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखाऊंगी पीएच स्केल। जब पीएच स्केल की वैल्यू कम होती है तो वो एसिडिक नेचर की तरफ जाता है, 0 पे होती है तो समझ लो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर देन वो 2, 3, 4, 5 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है वो वीक एसिड बनता जा रहा है। अब वीक एसिड बिकॉज ऑफ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वीक एसिड के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम है, विल हैव मच पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसमें कम है इसीलिए ये पुअर कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं होता, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छा कंडक्टर होता है। देन आ स्ट्रॉन्गर एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन, वीक एसिड रिएक्ट मोर स्लोली विद रिएक्टिव मैटर्स, इसकी रिएक्शन जो होता है मेटल के साथ वो भी स्लो होता है वीक एसिड का, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देन स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑफ द सेम कंसनट्रेशन। Strong and weak acids can also be distinguished by the meaning and comparing the enthalpies of the neutralization। देखिए नीचे बीकर में देखिए तस्वीर जैसे दिखाई गई है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एंड वीक एसिड्स की। अच्छा ये तो हो गए, हम वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कुछ और प्रोसीजर भी हैं जिससे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स को। यहाँ पे बीकर में दिखाया गया है कि एसिड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जब हम इनको इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं देन ये इसके साथ वाइट रेड के साथ वाइट कलर भी नज़र आ रहा है ड्रॉप्स में, वो एसिड है। जब इसे सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये वाइट सर्कल और रेड सर्कल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो ये वाइट पे पॉजिटिव चार्ज है और रेड पे नेगेटिव चार्ज है, ये कम्प्लीटली एक दूसरे से डिसएसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, मीन्स आइंस में तब्दील हो जाते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आइंस में तब्दील हो गए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन वीक एसिड में जब आप देखेंगे तो वाइट एंड रेड मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलहदा नहीं होते, बहुत कम जो है वाइट एंड रेड मॉलिक्यूल्स अलहदा हो पाते हैं, इसलिए वो वीक एसिड कहलाते हैं, उनके आयंस कंप्लीट नहीं बन पाते। इसी तरह आपके बुक के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ और चीज़ें भी हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्सटेंसिवली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ लिया है। सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ बेटर कंडक्टर। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद मैटर, बहुत अच्छा सा मेटल के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग जो है कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव एसिडिक टेस्ट, या हम कह सकते हैं सोर टेस्ट, अनप्लेजेंट किस्म का टेस्ट रखते हैं वो, और ये न्यूट्रलाइज करते हैं अल्कली को। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, न्यूट्रिक एसिड की एग्जांपल दी गई है आपकी बुक के अंदर। वीक एसिड्स में सब कुछ इसके ऑपोजिट होता है, सब कुछ जो है वीक पॉइंट ऑफ व्यू से वीक ही हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल में हमने स्ट्रिक एसिड जो है पढ़ा है। अब बेस की तरफ आ जाते हैं कि बेस क्या होती है। इन वाटर एंड बेस इज़ अ सब्सटेंस डेट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। बेस क्या चीज़ है? बेस ऐसा सब्सटेंस डेट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। मैनी डू दिस बाय रिलीजिंग OH आयन्स, लेकिन OH आयन को रिलीज़ करता है। वहाँ पे वो अगर एसिड्स में अगर सोल्यूशन के साथ एसिड को हल किया जाता था तो H आयन रिलीज़ होता था, यहाँ पे OH आयन रिलीज़ होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर हम किसी भी एसिड सब्सटेंस को इक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते थे तो उसमें H आयन रिलीज़ होता था, लेकिन बेस के अंदर रिलीज़ होता है OH आयन। याद रखिएगा डिफरेंस है। OH आयन रिलीज़ होगा, अगर इसे किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो OH आयन रिलीज़ हुआ, इसका मतलब है ये बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? कंबाइन एसेंशियल कम्प्लीटली विद H आयन, जो कि H आयन से कम्प्लीटली कंबाइन हो जाए और OH आयन रिलीज़ कर दें। जबकि वीक बेस को हम कह सकते हैं कंसीडर्ड लेस रिएक्टिव, हम कह सकते हैं उनके जो आयन फॉर्मेशन OH आयन फॉर्मेशन की कंसंट्रेशन है वो कम होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिस की? आपकी बुक के अंदर बेसिस की क्या डेफिनेशन लिखी है? बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल दी गई है।
अल्कली की भी दी गई है, वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। यहाँ पे है व्हाट इज़ बेस। बेस इज़ एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर। बेस क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर। बेस शेयर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेटर टेस्ट है इसका, इट्स मीन फील स्लिपरी, जिस तरह साबुन स्लिपरी होता है इसी तरह का ये स्लिपरी फीलिंग रखता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू। लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देता है, जबकि वो एसिड में रेड हो जाता है लिटमस पेपर। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स और कार्बोहाइड्रेट्स। बेस क्या करते हैं? बेस रिएक्ट नहीं करते मेटल्स के साथ और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जबकि एसिड्स करते हैं रिएक्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में क्या फ़र्क है? स्ट्रॉन्ग बेस आर एक्सटेंसिवली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस में की वही प्रॉपर्टी होगी, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होगा, जबकि वीक बेस कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस मोर बेसिक टेस्ट है, बेटर टेस्ट रखता होगा, लेकिन वीक बेस लेस लक रखता है। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विल न्यूट्रलाइज एसिड। जब भी एसिड के साथ मिलेगा तो साल्ट एंड वाटर बन जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर वीक बेस को हम वाटर के साथ मिलाते हैं, सोल्यूशन ऑफ वीक बेस विल बी न्यूट्रलाइज एसिड, तो ये भी न्यूट्रलाइज कर देगी, लेकिन कंसनट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट होगी। या हम कह सकते हैं रिएक्शन की जो प्रोसीजर हो उसमें टाइम लगेगा। एंड एग्जांपल क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेस दिखाया गया है। फिनोमिना दोनों का तकरीबन एक ही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर अज्यूम्ड टू डिसोसिएट कम्प्लीटली व्हेन इट्स इक्वस। इक्वस के अंदर आएगा तो देखिए ये आपस में डिसोसिएट हो गए, हाइड्रोजन आयन अलहदा हो गए, OH आयन अलहदा हो गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अलहदा हो जाते हैं, तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, अगर जो है वीक एसिड्स डिसोसिएट एनी स्लाइटली इक्वस सॉल्यूशन, द मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन अनडिसोसिएट। अगर अनडिसोसिएट हैं, अगर बेस के अनडिसोसिएट हैं तो वो वीक बेस हो जाएगी। अगर एसिड है तो वो वीक एसिड होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग नहीं हुए, बल्कि बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये वीकनेस को ज़ाहिर करेंगे। वीक एसिड्स या वीक बेस हो सकते हैं इस तरह के नेचर रखने वाले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस हमने पहले पढ़ ली है, इनको कंपेयर कर लेते हैं। एसिड एंड बेस की क्या प्रॉपर्टी? एसिड की प्रॉपर्टी थी वो प्रोड्यूस करता था हाइड्रोजन आयन, बेस की प्रॉपर्टी है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन, जबकि एसिड की pH जो है लेस देन 7 होती है, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है। 7 pH इंडिकेटर पेपर्स जो होता है लिटमस पेपर उनके मिडल में होता है, तो एसिड जो है वो लेस देन 7 pH रखता है, जबकि बेस जो है मोर देन 7 pH रखती है। एसिड में लिटमस पेपर रेड में तब्दील हो जाता है, जबकि बेस के अंदर लिटमस पेपर ब्लू में तब्दील होता है। एसिड न्यूट्रलाइज कर देती है बेस को और बेस न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। एसिड जो है वो कॉर्ड मेटल एंड जबकि बेस जो है वो स्लिपरी प्रोटीन्स। ये मैं आपको आगे जाके इसको समझाती हूँ इसकी डिटेल। एंड एसिड जो है टेस्ट में जो सोर होता है, जबकि बेसिस जो है वो बेटर टेस्ट रखते हैं, थोड़ा कड़वा सा, थोड़ा जो है बेसिक टाइप टेस्ट रख रहे होते हैं ये। अच्छा, स्लिपरी नेचर में जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि एसिड एंड बेस में टेक्सचर वाइज भी डिफरेंट होती हैं। अमूमन एसिड जो है मैटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत ही एग्रेसिव रिएक्ट कर रहे होते हैं। कोर मेटल्स जैसे कि इधर रखा हुआ है, ये एसिड का फिनोमेना। लेकिन बेसिस जो है वो रिएक्ट नहीं करती मेटल्स के साथ। यहाँ पे देखिए ट्रिस्टिमी देखिए HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर जाता है, वाटर के अंदर जाता है, तो H अलहदा हो जाता है, उसका H आयन अलहदा हो जाता है और क्लोरीन आयन अलहदा हो जाता है। सेकंड बीकर में देखिए मिडल वाले में, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सोडियम अलहदा हो गया है
और हाइड्रोक्सिल आयन अलहदा हो गया है, मीन्स आयन्स में तब्दील हो गया है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि साल्ट हम डालते हैं तो साल्ट जो है सोडियम, ये सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये भी आयन में तब्दील हो जाता है। इन शॉर्ट अगर हम इन शॉर्ट कहें, व्हाट इज़ एसिड? अ सब्सटेंस दैट आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। व्हाट इज़ बेस? एनी सब्सटेंस that react with acid to form only salt and water and produce hydroxyl, हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन रिलीज़ करे। व्हाट इज़ अल्कली soluble base that produce OH आयन in water? एसिड, बेस एंड साल्ट, कुछ रिएक्शंस दिखाए गए हैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसको हम मिला देते हैं तो हमें वाटर एंड साल्ट हासिल होता है, सोडियम क्लोराइड एंड H2O। देखिए वाटर साल्ट, मैंने कहा था ना एसिड एंड बेस मिलते हैं तो वो नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसी तरह जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिलीज़ होगा NH4Cl प्लस H2O एंड साल्ट जो होगा वो थोड़ा एसिडिक नेचर का बनेगा। जबकि वीक अगर एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा और वाटर रिलीज़ होगा। जबकि अगर हम दोनों ही वीक ले रहे हैं, बेस भी और एसिड भी जो आपस में मिल रहे हैं, वो न्यूट्रल नेचर का साल्ट बनाएंगे और वाटर रिलीज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ वीक है और क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक का हम कैसे मालूम कर सकते हैं या बेसिस का हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं और उनके थ्रू हम बता सकते हैं कि एसिड के बेस स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं या फिर वीक नेचर के हैं। वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो सकते हैं, बेहतर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मालूम कर सकते हैं। भला कैसे, वो देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी एबल to distinguish between strong and weak acids and bases. Ways in which we can do this are pH मीटर के थ्रू। pH मालूम करती है कि वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर बेसिक नेचर है। कंडक्टिविटी मेजरमेंट, हम कंडक्टिविटी लाइट पास करके भी पता लगा सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इजीली लाइट पास हो जाएगी, अगर वीक एसिड होगा तो इतनी अच्छी लाइट पास नहीं होगी। तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट से भी हम कर सकते हैं। यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी आते हैं, लाइक कुछ कलर सॉल्यूशंस आते हैं या फिर कुछ पेपर्स ऐसे आते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, उनसे भी हम इंडिकेटर्स मतलब निशानदेही करने वाला है। अगर हम उनको एसिडिक नेचर की चीज़ में डालते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। हम इस तरह के यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यूज़ करके भी मालूम कर सकते हैं कि नेचर के स्ट्रॉन्ग है, वीक है या बेसिक नेचर है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम विगर ऑफ रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस के थ्रू कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनका हम डालते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक नेचर का रिएक्शन शो हुआ है या फिर बेसिक नेचर का, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है। ये तमाम चीज़ें जो जिनके थ्रू हम मालूम करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल मौजूद है वो एसिडिक है, वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर बेसिक है, बेस में वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ये तमाम चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पीएच मेजरमेंट, कंडक्टिविटी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की नेचर को जांचने के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है या बेस है। हाउ इज़ द एसिडिटी ऑफ समथिंग एज यूजुअली रेफर्ड? Their acidity of the chemical compound is determined by the location on a pH scale. कुछ pH scales होते हैं जिसकी बेस के ऊपर ये जांचा जाता है कि एक चीज़ एसिडिटी नेचर की है। अगर वो एसिडिटी नेचर की है तो उसकी एसिडिक पावर क्या है, और अगर वो बेस नेचर की है तो उसकी बेसिक पावर क्या है। अमूमन क्या है ऑन दिस स्केल, अमूमन क्या है, ये स्केल बना होता है, एसिड है pH ऑफ 0 to 7, ये 0 से 7 तक का इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे नीचे दिखाया गया है, इसके डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर। बेस है pH 7 to 14, अगर 7 जो है न्यूट्रल है, अगर 7 कलर आता है किसी भी चीज़ में ये पेपर डालने के बाद तो वो न्यूट्रल नेचर रखता है। लेकिन अगर 7 से 14 तक
के शेड्स में से कोई कलर आता है पेपर के ऊपर, तो ये इसका मतलब है चीज़ जो आपके पास है वो बेसिक नेचर की है। अगर एग्जैक्टली 7 है देन वो कंपाउंड न्यूट्रल है, और अगर शो होता है 0 to 7 कलर देन इट इज़ एसिडिक नेचर। डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जिनके अकॉर्डिंग टू स्केल एसिडिटी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे शो हो रही हैं। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 14 पे आ रहा है स्केल में तो इसका मतलब है ये बेसिक नेचर, एक्सट्रीम बेसिक नेचर है, ये हम सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। ब्लीच देन मिनरल लाइम, अमोनिया, आयोनाइज्ड वाटर, बेकिंग सोडा, एग वाइट एंड यहाँ तक एग वाइट तक ये बेसिक नेचर है। देन आगे वो प्योर वाटर पे आ जाता है जो कि 7 को जाहिर करा है, प्योर वाटर पे है। जबकि मिल्क, रेन वाटर, सोडा, विनेगर, लाइम जूस, स्टमक एसिड एंड HCl, देखिए ये 7 से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो ये तमाम के तमाम एसिडिक नेचर रखते हैं। क्योंकि हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर वीक एसिड है या वीक बेस है, कितना और वीक एसिड और वीक बेस हमें ये बता रहा होता है कि कितनी आयोनाइज्ड चीज़ है या कितनी आयंस में तब्दील हुई है। वीक एसिड के अंदर तमाम के तमाम आयंस नहीं बन पाते, जबकि स्ट्रॉन्ग नेचर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाती है कोई भी चीज़। ये तमाम चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं pH पैरामीटर से। अगर हम pH के थ्रू इन तमाम चीज़ों को मालूम कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास जो है वो एसिडिक नेचर का है, अगर एसिडिक है तो वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अब इसी तरह हम बेस के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। pH क्या चीज़ है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। हमने कहा था ना कि अगर हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं तो एसिड जो है हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हाइड्रोजन को रिलीज़ करने की क्या पावर है उसकी, पी को हम पावर भी ले दे होते हैं बाज़ दफ़ा। पोटेंशियल और पावर एक ही इसके अल्टरनेट नाम है, पोटेंशियल भी पावर ही को जाहिर होता है। तो pH मीन्स पोटेंशियल हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है, हाइड्रोजन की पावर क्या है, जब वो किसी भी चीज़ में मिक्स हो रहा है तो वो हाइड्रोजन कितना रिलीज़ हुआ है। तो pH स्केल मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस, कि कितना कोई भी चीज़ जो है एसिडिक या बेसिक है, इज़ लॉगरिथम क्योंकि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे बताना होता है कि कितनी है वो एसिडिक या जो है बेसिक नेचर, तो हम pH स्केल से माप सकते हैं। द pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14, इसकी रेंज होती है 0 to 14, जिस तस्वीर में ये 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है, हर एक पे डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब pH ऑफ 7 इज़ न्यूट्रल, अगर आपकी pH 7 आ रही है तो इसका मतलब है वो चीज़ न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, बल्कि वो न्यूट्रल नेचर रखती है। अब pH लेस देन 7 इज़ एसिडिक, अगर 7 से लेस है देन वो एसिडिक नेचर है, और 7 से ग्रेटर है देन वो बेसिक नेचर है, लेकिन अगर वो 7 है देन इट इज़ न्यूट्रल। ये हमारा आज का टॉपिक था। हम pH को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमें pH के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। pH ही वो पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि कोई भी एसिड या बेस वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो कितना आयोनाइज्ड है। कि अगर बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है तो ओबियसली वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर वो इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड है देन वो वीक में चला जाएगा। तो हम चीज़ों का मेजर करने का या मापने का या डिटरमाइन करने का पैरामीटर जो है वो pH भी है। इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट में स्टडी करेंगे इसको, क्योंकि ये कंप्लीट एक टॉपिक है। pH खुद एक कंप्लीट एक टॉपिक है। आयोनाइजेशन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। pH का मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए दे दिया क्योंकि हम जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो मेंटली तो आप तैयार हो गए कि हम जो है हमें थोड़ा बहुत पता होगा कि pH क्या चीज़ है, देन हम उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक हमने जो आज स्टडी किया है वो आयोनाइजेशन के बारे में स्टडी किया है। आयोनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन इसका नॉन एज अ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन कहलाता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आयंस बनते हैं। आयंस कैसे बनते हैं? जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो आयंस में वो तब्दील हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि वो या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो नेगेटिव आयन बनाता है। अगर वो किसी को
अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है देन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। इस तरह आयन्स बनते हैं आपस के अंदर। अगर तो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है कोई भी चीज़, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी चीज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होती है, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और वो अपने अंदर से लाइट को पास कर सकता है, एक अच्छा कंडक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। लेकिन वीक के अंदर अमूमन कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होती चीज़ और वो पुअर कंडक्टर के तौर पे काम करती है, इतने अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से नहीं गुजारने देती। फिर हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं। एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन जो है प्रोड्यूस कर रही होती है। इन दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमने कंपेयर कर ली थी। जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो जो एक्सटेंसिवली आयोनाइज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है बेटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि वीक जो है पुअर कंडक्टर होता है। हमने वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपेयर भी पढ़ लिया है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कंपेयर भी पढ़ा है। देन हमने एसिड एंड बेस का कंपेयर भी स्टडी कर लिया है आज के लेक्चर में। आप ये अपने लेक्चर नोटबुक के ऊपर राइट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम पीएच को नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ में